हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शिवांगी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिकोड साइंस। आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के एनसीईआरटी एक्सरसाइज। इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब पे अपलोड है। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस चैप्टर में कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट होगा तो वो वीडियो आप जाके देखिएगा। आपका एक सिंगल वन शॉट वीडियो से सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या पूछ रहा है? एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर जो नेट अनबैलेंस्ड फोर्स है वो कितना है। फॉर एग्जाम्पल ये एक ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर चारों तरफ से फोर्सेस लग रहे हैं और हमसे क्वेश्चन में क्या मेंशन किया है, ये जो अनबैलेंस्ड फोर्स है इसका नेट कितना है? एफ नेट इज 0। ठीक, आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं हमसे? इज इट पॉसिबल फॉर ऑब्जेक्ट टू ट्रैवलिंग विद नॉन जीरो वेलोसिटी? क्या ये पॉसिबल है कि ये ऑब्जेक्ट नॉन जीरो वेलोसिटी से मूव कर सके? आगे क्वेश्चन में पूछ रहा है, इफ यस देन स्टेट द कंडीशन दैट मस्ट प्लेस्ड ऑन अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड इफ नो प्रोवाइड अ रीजन। ठीक, क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर क्या लग रहा है? अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है और जो वो उसका एफ नेट है वो कितना है? हमारा 0 है। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो नॉन जीरो वेलोसिटी से ट्रैवल कर सके? बिल्कुल ये पॉसिबल है कि अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एफ नेट 0 है फिर भी वो क्या कर सकता है? ट्रैवल कर सकता है एक कांस्टेंट वेलोसिटी से। अगर आपको याद होगा तो हम लोग जब न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बताता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। या फिर अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट कंटिन्यू मोशन करता रहेगा जब तक उसके ऊपर हम एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगाएं। तो ये कंडीशन बिल्कुल पॉसिबल है और हमसे रीजन पूछा है कब? जब ये ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहे। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें ये बताता है अगर ये ऑब्जेक्ट नॉन जीरो वेलोसिटी से या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी तो एफ नेट होने के बाद भी ये ऑब्जेक्ट मोशन कर सकती है। तो आंसर इज यस, ऑब्जेक्ट will move in a particular direction with constant speed। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या बोल रहा है? When a carpet is bitten with stick, डस्ट कम आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन। क्या बोल रहा है कि एक कारपेट है और उस कारपेट को हम स्टिक से मार रहे हैं। ठीक, तो उससे डस्ट कैसे बाहर आ जाता है? तो देखिए हम लोग जब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे थे तो वहां पे हम क्या पढ़ रहे थे? इनर्शिया। ठीक, कि हर एक ऑब्जेक्ट की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो अपने स्टेट को चेंज करने से रोकती है। ठीक, इनर्शिया क्या है? इनर्शिया हर एक ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी है जो अपने स्टेट को चेंज करने से रोकती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा।
या फिर कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है तो वो मोशन में ही रहना पसंद करेगा। ठीक, तो इनर्शिया क्या कर रहा है, अगर रेस्ट में ऑब्जेक्ट है तो उसको पूरी कोशिश करेगा कि तुम रेस्ट पे रहो, मोशन मत करो। ठीक, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो इनर्शिया क्या करेगा, वो पूरी कोशिश करेगा तुम मोशन करो, रेस्ट पे मत आओ। ठीक, तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे ही हम कारपेट को लिए, ठीक, कारपेट और डस्ट दोनों एक दूसरे से कॉन्टेक्ट अटैच है। ठीक, अटैच होने के वजह से वो दोनों क्या है, रेस्ट पे है। अब जैसे ही हम स्टिक से क्या करेंगे, कारपेट को बीट करेंगे, ठीक, कारपेट को मारना शुरू करेंगे, तो जो कारपेट है वो क्या करेगा, मोशन करेगा। ठीक, अगर हम कारपेट को मारेंगे तो कारपेट थोड़ा पीछे जाएगा, लेकिन जो कारपेट के साथ जो डस्ट है अटैच है, उसके पास क्या है, इनर्शिया, वो तो पूरी कोशिश करेगा हम रेस्ट पे रहें। तो जैसे ही कारपेट मोशन किया, डस्ट पार्टिकल का जो इनर्शिया है वो उसको पूरी कोशिश कर रहा है कि तुम रेस्ट पे रहो। ठीक, तो क्या हुआ, डस्ट पार्टिकल रेस्ट पे है और कारपेट हमारा मोशन करके पीछे चला गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कारपेट और डस्ट एक दूसरे से सेपरेट हो गए। ठीक, तो ये आप लोग अपने घर में जरूर देखे होंगे कि मम्मी आप लोग की क्या करती हैं, जब क्या करना होता है, कारपेट वगैरह को साफ करना होता है तो डंडे से पीटती हैं। क्यों, क्योंकि डस्ट कारपेट से अलग हो जाए। और हो किस वजह से रहा है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बिकॉज ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, when we beat the carpet with a stick, carpet moves backward direction, but the dust which attached to the carpet try to be in a rest. From here dust get separated from carpet. समझ में आया? अकॉर्डिंग टू द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जब हम कारपेट को स्टिक से बीट करेंगे तो कारपेट पीछे की तरफ जाएगा और उससे जो डस्ट पार्टिकल अटैच है वो कोशिश करेंगे कि वो रेस्ट पे रहें। तो जैसे ही जो हम स्टिक से कारपेट को बीट किए, कारपेट पीछे गया, डस्ट यही रह गया, फिर क्या होगा, डस्ट और कारपेट एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग वन शॉट वाली वीडियो देखिएगा, उससे आपका सारा कंफ्यूजन, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या पूछ रहा है, why it is advised to tie any luggage kept on the roof of bus with rope। क्या बोल रहा है कि लोग आपको एडवाइस क्यों करते हैं कि अगर आप अपना लगेज किसी बस के रूफ पे रख रहे हैं तो आप उसको रोप से या रस्सी से बांध दीजिए। ठीक, क्यों ऐसा बोला जाता है, क्या रीजन है इसके पीछे?
तो देखिए, अभी हम लोग जब न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर इनर्शियल प्रॉपर्टी है। वो क्या करती है कि अपने स्टेट को चेंज करने से रोकती है। मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, तो वो पूरी कोशिश करेगा कि वो रुका रहे। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, तो वो पूरी कोशिश करेगा कि मोशन करता रहे। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, जो हमारा लगेज है वो भी एक ऑब्जेक्ट है, मतलब उसके अंदर भी ये इनर्शिया वाली प्रॉपर्टी है। ठीक, जैसे ही हम अपने लगेज को बस के रूफ पे रखेंगे और बस क्या कर रहा है, अभी जब हम अपने लगेज को रूफ के ऊपर रख रहे हैं, तो लगेज क्या है, रेस्ट पे है। ठीक, बस भी क्या है, रेस्ट पे। लेकिन जैसे ही बस हमारा स्टार्ट होगा, जैसे ही हमारा बस ट्रैवल करना स्टार्ट होगा, तो हमारा बस मोशन कर रहा है और लगेज क्या था, रेस्ट पे। वो पूरी कोशिश करता है कि हम कहाँ पे रहें, रेस्ट पे ही रहें। ठीक, तो चांसेस क्या रहती हैं कि लगेज जो है वो बस से गिर जाए। जैसा आप लोग भी देखे होंगे, अगर आप बस में या स्कूटी से या किसी भी चीज से ट्रैवल कर रहे हैं, तो जैसे ही आप क्या होता है, आपका जो स्कूटी है या बस है, मोशन स्टार्ट करता है, तो आप थोड़ा-सा पीछे की तरफ टिल्ट हो जाते हैं। ठीक? जैसे ही स्कूटी पे आप बैठे हो या फिर बस में बैठे हो, मोशन स्टार्ट होता है, तो आप पीछे की तरफ टिल्ट हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर भी इनर्शिया वाली प्रॉपर्टी है। ठीक? आप चाहोगे कि हम रेस्ट पे हैं, तो हम रेस्ट पे ही रहें। ठीक? हम रेस्ट पे हैं, तो रेस्ट पे ही रहें। बट वो पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए हमारी बॉडी थोड़े-से पीछे की तरफ टिल्ट हो जाती है कि हम रेस्ट पे हैं, तो रेस्ट पे ही रहेंगे। ठीक, तो यहाँ पे चांसेस क्या होते हैं कि लगेज क्या हो, बस पे से गिर जाए, या फिर क्या हो रहा है, मोशन कर रहा है बस, अचानक से, या फिर बस क्या हो गया, रुक गया। ठीक, अगर आप बस के अंदर खुद भी बैठे होते हो, तो क्या होता है, या फिर स्कूटी पे बैठे होते हो, तो जैसे ही हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो आप थोड़ा सा आगे की तरफ बेंड हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी क्या कर रही है, वो मोशन कर रही है। ठीक, वो पूरी कोशिश करेगी कि हम मोशन आगे की तरफ कर रहे हैं, तो हम आगे की तरफ करते रहें। इसीलिए क्या होता है, आप ब्रेक अप्लाई करते हो, तो थोड़ा-सा आगे की तरफ टिल्ट हो जाते हो। ठीक? टिल्ट क्यों होते हो? क्योंकि आपकी बॉडी अभी भी चाह रही है कि हम मोशन करें। ठीक? बट वो पॉसिबल नहीं होता है। तो इसी तरह अगर बस के ऊपर हम क्या रखें, लगेज, और बस चलते-चलते रुक गई। ठीक? तो इसमें भी चांसेस क्या होता है कि लगेज क्या हो, बस से गिर जाए। क्यों? क्योंकि वो मोशन कर रही है। ब्रेक लगा, बस स्टॉप हुआ, तो वो आगे की तरफ कोशिश करती है मोशन करे। तो यहाँ पे चांसेस क्या होते हैं कि लगेज हमारे बस से गिर जाए। ठीक, तो आंसर क्या होगा इसका? बिकॉज ऑफ inertia of luggage, we have to we have to tie our luggage with rope rope to to be protected from the fall from the fall off। मतलब कि लगेज को गिरने से रोकने के लिए हम क्या करते हैं, लगेज को रोप से बांधते हैं। क्यों? क्योंकि लगेज के पास इनर्शिया है। ठीक, इनर्शिया मोशन का भी है और इनर्शिया रेस्ट का भी है। ठीक, अगर मोशन कर रहा है, तो वो पूरी कोशिश करेगा कि मोशन में रहे, जिसकी वजह से वो आगे की तरफ गिर जाता है। या फिर अगर रुका हुआ है बस और स्टार्ट हो रहा है, ठीक, तो वो उसके पास रेस्ट वाला इनर्शिया है, वो कोशिश करेगा हम रेस्ट में रहें। ठीक, तो जैसे ही वो बस स्टार्ट हुआ, तो चांसेस क्या है, लगेज पीछे की तरफ गिर जाए। ठीक, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या पूछ रहा है, अ बैट्समैन हिट अ क्रिकेट बॉल विच देन रोल ऑन लेवल ग्राउंड।
ठीक, आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस बॉल कम टू द रेस्ट, द बॉल स्लोस टू स्टॉप बिकॉज, क्या बोल रहा है कि एक बैट्समैन है, वो क्रिकेट बैट से क्या किया है, बॉल को हिट कर दिया है। ठीक, और वो बॉल क्या हो रहा है, वो जमीन पे रोल कर रहा है ग्राउंड पे। ठीक, तो कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद जो हमारा बॉल है वो रुक क्यों जाता है? ठीक, आप हमें इसका रीजन बताइए। क्योंकि आपने तो ये कहा है कि अगर अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो वो मोशन करता ही रहेगा। तो अगर हमने बॉल को हिट किया, ठीक, और बॉल को जैसे ही हमने हिट किया और बॉल रोल कर रहा है, तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के हिसाब से उसको तो रोल करते रहना चाहिए, पर वो रुक क्यों गया? तो देखिए, फर्स्ट लॉ में कंडीशन क्या मेंशन है कि अगर कोई बॉडी मोशन करे तो वो तब तक मोशन करेगा जब तक कि आप उसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के रोक ना लो। ठीक, या फिर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो तब तक रेस्ट पे रहेगी जब तक कि आप उसको क्या एक्सटर्नल फोर्स लगा के मोशन में ना लाओ। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे बॉल रोल करते करते क्यों रुक गया? क्योंकि देखिए बॉल क्या है, ग्राउंड के कांटेक्ट में। ठीक, बॉल क्या है, ग्राउंड के कांटेक्ट में। ठीक, बॉल इधर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक, लेकिन जो जिस ग्राउंड पे ये बॉल मूव कर रहा है, उस ग्राउंड के पास तो एक फ्रिक्शन है, फ्रिक्शनल फोर्स है जो बॉल को रोकने का काम करेगी। ठीक, हमेशा फ्रिक्शन क्या करता है, फोर्स के अगेंस्ट वर्क करता है। क्या करता है, फोर्स के अगेंस्ट वर्क करता है। अगर बॉल इधर की तरफ मूव कर रही है, ठीक, तो ये जो ग्राउंड का फ्रिक्शन है, ठीक, ग्राउंड का फ्रिक्शन भी क्या हो गया, एक्सटर्नल फोर्स। क्या है, एक एक्सटर्नल फोर्स जो कि इस बॉल को रोकती है। ठीक, अगर हम यहाँ से फ्रिक्शनल फोर्स हटा रहे तो ये बॉल कंटिन्यू रोल करती रहेगी जब तक हम उसको रोके ना। ठीक, लेकिन जो हमारा ग्राउंड है उस बॉल के मोशन में रुकावट ला रहा है, कैसे, ये फ्रिक्शनल फोर्स ऐड करके। ठीक, बॉल रोल हो रहा है, रोल जैसे ही ग्राउंड के कांटेक्ट में आया, बॉल आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है और ग्राउंड उसके पीछे, उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगा रही है पीछे की तरफ। तो करते 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 एक ऐसा टाइम आएगा जब फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स बराबर हो जाएंगे और यहाँ पे नेट फोर्स क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हैं, पूछा इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए, पहला ऑप्शन हमसे क्या पूछ रहा है, द बैटमैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड एनफ, मतलब जो बैटमैन है वो बॉल को ज्यादा हार्डली नहीं पुश किया है, हिट किया है। ठीक, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। अगर बॉल की जितनी भी स्पीड होगी उसी हिसाब से उसको रोल करनी चाहिए थी। नेक्स्ट ऑप्शन क्या पूछ रहे हैं, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल। क्या ये कहीं रिलेशन हमने पढ़ा है कि वेलोसिटी और फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? बिल्कुल नहीं। थर्ड हमसे क्या बोल रहा है, देयर इज फोर्स ऑन अ बॉल अपोजिंग द मोशन। यस, बिल्कुल। क्या बोल रहा है थर्ड ऑप्शन हमसे कि कोई एक ऐसा फोर्स है जो बॉल को बॉल के मोशन को रोक रहा है। यस, यही आंसर करेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स है जो बॉल के मोशन को रोक रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या बोल रहा है, अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रक है जो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ट्रक का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक, फिर आगे हमसे क्या बोल रहा है, एंड रोल डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, मतलब एक पहाड़ पे से वो नीचे उतर रहा है एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन से। ठीक, फिर क्या बोल रहा है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन हमें नहीं दिया हुआ है। फिर आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि इट ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। ट्रैवल कितना किया है वो ट्रक, 400 मीटर।
400 मीटर इन 20 सेकेंड्स। टाइम भी हमें दिया हुआ है कितना, 20 सेकेंड। ठीक, फिर हमसे आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द एक्सीलरेशन। आपको ये एक्सीलरेशन फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन, सॉरी, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट एंड इट मास इज 7 टन। पूछ रहा है ये जो हमारा ट्रक है इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, आप हमें फोर्स बताइए। ठीक, फोर्स बताइए कि कितना फोर्स लग रहा है। और क्वेश्चन में एक चीज मेंशन है, जो ट्रक का मास है, मास ऑफ ट्रक वो कितना है, 7 टन्स। ठीक, और क्वेश्चन में हिंट में मेंशन किया है कि 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg। ठीक, 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg, मतलब 7 टन होगा तो कितना होगा, 7 इंटू 1000, 7 इंटू 1000 कितना आ जाएगा, 7000 किलोग्राम। एक क्वेश्चन समझ में आया। एक ट्रक है जो कि क्या है, रेस्ट पे है, और वो एक हिल से नीचे की तरफ उतर रहा है। उतरते वक्त उसकी एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। वो 400 मीटर कवर किया कितने टाइम में, 20 सेकेंड में। ठीक, तो अब आप हमें बताइए उस ट्रक का एक्सेलरेशन क्या है, और उस ट्रक के ऊपर कितना फोर्स काम कर रहा है। ठीक, उस ट्रक के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, और जो हमारा ट्रक है उसका वेट कितना है, 7000 kg। ठीक, 7000 kg। अगर आपको याद हो इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक, जो हम लोग मोशन चैप्टर में पढ़े हैं, वहां से हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर, ये हमारा सेकेंड लॉ ऑफ, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक, इस इक्वेशन के थ्रू हम पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद क्या फाइंड आउट करेंगे, फोर्स। ठीक है, तो चलिए, एस कितना है हमारा 400, यू हमारा कितना है 0, टाइम हमारा कितना लग रहा है 20 सेकेंड, फिर प्लस हाफ, ए हमें फाइंड आउट करना है, और टी कितना दिया है 20, टी स्क्वायर यानी 20 इंटू 20। ये बात क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ये 400 हो गया, 0 से 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 0, तो 0 प्लस ये कैंसल आउट हो गया 10 टाइम्स में, और 10 इंटू 20 कितना होता है 200, 208। ठीक, फिर क्या हुआ 400 इक्वल टू 200 ए, ये बेसिक मैथमेटिक कैलकुलेशन है, होप दैट आप लोग को आता होगा। 400 अपॉन 200 इक्वल टू, कट करेंगे कितना आ गया 2। एक्सीलरेशन हमारा कितना आ गया, एक्सीलरेशन कितना आ गया, ए इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारा एक्सीलरेशन कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें एक और चीज फाइंड क्या करना है, फोर्स। क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स। अगर आपको याद हो तो जब हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे थे तो वहां पे हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव किए थे। फॉर्मूला क्या था हमारा, फोर्स इक्वल टू एम ए, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है ये हम कैसे पता कर सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट का मास इनटू एक्सीलरेशन। ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में मास दिया है ट्रक का कितना, 7000। फिर एक्सेलरेशन अभी हम लोग फाइंड किए हैं, कितना आया है 2, 7000 इंटू 2 कितना हो जाएगा 14000 न्यूटन। मतलब वो जो ट्रक है उस ट्रक के ऊपर 14000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन, बहुत इजी तरीके से समझा है। और यहाँ पे ये जो इक्वेशन है आप लोग को याद होगा, तो मोशन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो मोशन चैप्टर में जो हमारा सेकेंड इक्वेशन था ये वही इक्वेशन है। ठीक, अगर आप लोग को मोशन चैप्टर क्लियर नहीं है तो आप लोग उसकी भी वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि मोशन चैप्टर बिना क्लियर हुए आप लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन या न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे
हमसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक मोशन का ही क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक, अगर आपको ये मोशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता तो आप यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल ही नहीं पाते। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या बोल रहा है? अ स्टोन ऑफ 1 kg। एक स्टोन है जिसका वेट कितना है? 1 kg। मास ऑफ अ स्टोन इज 1 kg। फिर उस स्टोन को हम क्या कर रहे हैं? थ्रो कर रहे हैं। ठीक, थ्रो विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। क्या बोल रहा है कि मेरे पास एक स्टोन है जो 1 kg का है, हम उसको थ्रो कर रहे हैं 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। फिर आगे क्या बोल रहा है? हम कहाँ इसको थ्रो कर रहे हैं? एक फ्रोजन लेक, मतलब एक ऐसा लेक जो क्या है, पूरा बर्फ से जमा हुआ है, ठीक, जिसमें बर्फ ही बर्फ है। हम उसमें क्या किए? एक 1 kg का स्टोन लेके थ्रो कर दिए 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। क्या बोल रहा है फिर आगे? एंड कम टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। जो स्टोन है, ठीक, जिस स्टोन को हम थ्रो किए हैं, वो क्या कर रहा है? रेस्ट पे आ जाता है। यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 मीटर पर सेकेंड। कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद? 50 मीटर्स। 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद वो स्टोन क्या हो जाता है? रेस्ट पे आ जाता है। फिर हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? What is the force of friction between ice and stone? ठीक, हमें फ्रिक्शनल फोर्स बताइए आइस और स्टोन के बीच में कितना लग रहा है। ठीक, कि कितना लग रहा है। तो चलिए क्वेश्चन एक बार फिर समझते हैं। एक लेक है जो बर्फ से जमा हुआ है, हम उसमें एक 1 kg का स्टोन लेके फेंक दिए 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। फेंकने के बाद वो स्टोन क्या कर रहा है? 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक जा रहा है। ठीक, 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद वो स्टोन क्या कर रहा है? रुक जा रहा है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है? आप हमें बताइए कि उस स्टोन और आइस के बीच में कितना फ्रिक्शनल फोर्स होगा। तो चलिए, अभी हम लोग पढ़े हैं फोर्स निकालने का फॉर्मूला F=ma। ma मास हमें गिवन है 1, एक्सीलरेशन हमें नहीं पता है, तो हम पहले क्या करेंगे? एक्सीलरेशन निकालेंगे। एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे? अगर आपको याद है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, उससे हम अपना क्या निकालेंगे? एक्सीलरेशन। इक्वेशन क्या था? v² = u² + 2as। ठीक, v² कितना होगा? 0। u² कितना होगा? 20 का स्क्वायर प्लस 2a हमें पता नहीं, और s कितना है? 50। s कितना है? 50। इसको आगे सॉल्व करेंगे। 20 का स्क्वायर कितना होगा? 400। कितना होगा? 400 प्लस 2 × 50a कितना हो जाएगा? 100a। कितना हो जाएगा? 100a। इसको सॉल्व करते हैं। -400 = 100a -400 = 100/a। कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा? -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारा एक्सीलरेशन कितना आ गया? -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस आ गया तो इससे टेंशन लेने की बात नहीं है। क्यों? अगर एक्सीलरेशन में माइनस आता है तो इसका क्या मतलब होता है? जो एक्सीलरेशन है वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे हम एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या लिखेंगे? -4। क्या लिखेंगे? -4। 1 × -4 कितना होगा? -4 न्यूटन। ठीक, तो जो हमारा बॉल है और आइस है, इन दोनों के बीच में कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है? -4 न्यूटन का। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? कितना इजी क्वेश्चन था। ठीक, सिंपल सा फोर्स पूछा है, फोर्स का फॉर्मूला में पता है F = ma। m हमें गिवन है, a हमें
इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पे पुट करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या बोल रहा है, अ 8000 kg इंजन पुल अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स। ठीक, बोल रहा है एक ट्रेन है, सॉरी एक इंजन है, ठीक, एक इंजन है, वो कितने केजी का है, 8000 केजी का, और इससे क्या है 5 अलग अलग कंपार्टमेंट अटैच है, ठीक, 1 2 3 4 एंड 5। बोल रहा है एक इंजन है और उससे 5 कंपार्टमेंट अटैच हैं। फिर आगे क्या बोल रहा है, ईच ऑफ 2000 kg, मतलब हर एक का वेट कितना है 2000 kg, ठीक, 2000 kg। फिर आगे क्या बोल रहा है, along a horizontal track if engine exert force of 40,000 Newton and track offer frictional force of 5,000 Newton। ठीक, क्या बोल रहा है, अब जाहिर सी बात है ट्रेन है तो ट्रेन किस पे चलती है, एक ट्रैक पे चलती है, ठीक, एक ट्रैक पे चलती है। बोल रहा है ये जो हमारा पूरा इंजन और क्या है हमारा ट्रेन का जो कंपार्टमेंट है फोर्स लगा रही है, फोर्स फॉर एग्जांपल हमारा ट्रेन जिधर के साइड इंजन होता है उधर के साइड ट्रैवल करता है, हमारा ट्रेन इधर की तरफ ट्रैवल कर रहा है और कितना का फोर्स लगा रहा है 40,000 न्यूटन का, ठीक। अब ये रेलवे ट्रैक है, ये क्या करेगा, ये इस ट्रेन के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा, तो मोशन इधर की तरफ हो रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर की तरफ लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स इधर की तरफ लगेगा, कितना लग रहा है 5000। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, इसमें दो चीज हमसे पूछ रहा है, तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, दो चीज यहाँ पे पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन में। वन इज नेट एक्सिलरेटिंग फोर्स, क्या पूछ रहा है, नेट एक्सिलरेटिंग फोर्स, और दूसरा हमसे क्या बोल रहा है, दूसरा हमसे क्या पूछ रहा है, द एक्सिलरेशन ऑफ द ट्रेन, एक्सिलरेशन ऑफ द ट्रेन, ठीक। क्या पूछ रहे हैं आप हमें पहले ये बताइए कि एक्सिलरेटिंग फोर्स कितना है, और क्या पूछ रहा है सेकंड में कि जो हमारा ट्रेन है उसका एक्सिलरेशन कितना होगा। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए एक्सिलरेटिंग फोर्स कितना होगा, पहले ये समझिए, अगर एक ये बॉक्स है, ठीक, ये एक बॉक्स है, हम यहाँ से इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं कितना 20 न्यूटन का, ठीक, और आप चाह रहे हैं इस बॉक्स को हम इस रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट ना करें, तो आप क्या करोगे, दूसरी तरफ से फोर्स लगा रहे हो 15 न्यूटन का, ठीक, 15 न्यूटन का। तो अब यहाँ पे आप हमें ये बताइए कि क्या होगा, हम क्या ये इस बॉक्स को मूव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले देखेंगे किसका फोर्स ज्यादा है, ठीक, यहाँ पे मेरा फोर्स ज्यादा है, तो इसका मतलब कि हम इस बॉक्स को एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट कर लेंगे, मतलब कि ये बॉक्स मूव करेगा, लेकिन क्या ये 20 न्यूटन के फोर्स से मूव करेगा, ठीक। आप ही सोचिए अगर आप किसी चीज को आगे की तरफ पुश कर रहे हैं और दूसरा वाला पर्सन आके आपको रोक रहा है, तो क्या आप उतने ही फोर्स से उस चीज को मूव करेंगे, नहीं। तो जितना सामने वाला पर्सन क्या कर रहा है उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है उतना फोर्स हमारा माइनस हो जाएगा। तो इस बॉक्स के ऊपर आपका नेट फोर्स कितना लग रहा है, कितना लग रहा है 20 माइनस 15 यानी कि 5 न्यूटन का लग रहा है, ठीक। यही कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे यूज होगा, ठीक। क्या है, ट्रेन है, ट्रेन है हमारा,
ट्रेन क्या कर रहा है, 40,000 न्यूटन के स्पीड से इधर की तरफ मूव करना चाह रहा है, और जो हमारा ट्रैक का फ्रिक्शन है वो उसको रोकना चाह रहा है। कितने फोर्स से, 5,000 न्यूटन के। तो अब आप हमें बताइए कि एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना होगा। तो कितना होगा हमारा एक्सेलरेटिंग फोर्स, F इक्वल टू 40,000 माइनस 5,000, कितना आया, 35,000 न्यूटन। मतलब कि ये जो फोर्स है, जिस फोर्स से हमारा ट्रेन ट्रैवल कर रहा है, वो 40,000 से कम होके कितना हो गया है, 35,000। क्यों? क्योंकि बाकी का 5,000 जो फोर्स है वो किस में लग जा रहा है, उसके फ्रिक्शनल फोर्स को कैंसिल आउट करने में। ठीक है, समझ में आया। अब चलिए इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट हमसे क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन बताइए ट्रेन का। तो हम लोग ट्रेन का एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लोग सेकेंड लॉ में पढ़े एक फॉर्मूला, F इक्वल टू ma, F इक्वल टू ma। अभी हम लोग फोर्स कितना निकाले हैं, 35,000 न्यूटन का फोर्स निकाले हैं, वही फोर्स हम लोग यहाँ लिख देंगे, 35,000। ए हमें पता नहीं है, ए हमें फाइंड आउट करना है। मास कितना होगा ट्रेन का, ट्रेन का मास हमसे पूछ रहे हैं। अब देखिए ट्रेन में क्या क्या चीजें हैं, एक इंजन है कितना, 8,000 kg का, और बाकी के 5 कंपार्टमेंट है, और हर एक कंपार्टमेंट कितने kg का है, 2,000 kg का। तो क्या करेंगे, 2,000 इंटू 5, 2,000 इंटू 5 कर देंगे तो हमें बाकी के कंपार्टमेंट का मास पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मास ऑफ ट्रेन कितना होगा, 8,000 किसका होगा, इंजन का, प्लस 5 इंटू 2,000, 5 इंटू 2,000, 5 इंटू 2,000। क्यों? क्योंकि ट्रेन में क्या है, एक इंजन है जिसका 8,000 kg वैल्यू है, ठीक, और बाकी के 5 कंपार्टमेंट, और हर कंपार्टमेंट 2,000 kg है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 18,000 kg। मतलब ये जो ट्रेन है, इस ट्रेन का मास कितना है, 18,000 kg। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 18,000 इंटू ए, फिर क्या होगा, 35,000 अपॉन 18,000 इक्वल टू ए। 0 0 0 0 0 0 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया हमारा एक्सीलरेशन, 35 अपॉन 18 मीटर, 35 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अगर आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये डेसिमल में वैल्यू होगा, दैट इज 1.9 समथिंग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या बोल रहा है, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज मास 1500 kg। बोल रहा है एक व्हीकल है जिसका मास हमारा कितना दिया हुआ है, 1500 kg। ठीक, और क्या बोल रहा है, what must be the force between vehicle and road if vehicle is to be stopped with a negative acceleration। एक नेगेटिव एक्सीलरेशन के साथ वो व्हीकल रुक जा रहा है, कितना है एक्सीलरेशन, 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, क्या बोल रहा है, एक व्हीकल है जो कि 1500 kg का है, ठीक, क्या है उसका मास कितना है, 1500 kg, और वो रोड पे एक्सेलरेट कर रहा है नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ, दैट इज -1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमसे क्या पूछ रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड आउट करने को। ठीक, कि आप बताइए रोड और व्हीकल के बीच में कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है कि वो व्हीकल स्टॉप हो गया। ठीक, अब ये देखिए हम लोग
पढ़े हैं F=ma, ये फॉर्मूला सबको पता है। फोर्स हमें निकालना है, मास हमें गिवन है कितना 1500 इंटू -1.7। ठीक, ये माइनस साइन सिर्फ ये बता रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, व्हीकल का को डी एक्सिलरेट कर रहे हैं या रिटार्डेशन कर रहे हैं, मतलब ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं। तो इसको सॉल्व करिए, कितना आ रहा है 50 इंटू -17 2550 न्यूटन। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, दैट इज 2550 न्यूटन। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर, हमसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट का क्या मोमेंटम होगा अगर उसका मास m है और वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मोमेंटम को हम लोग स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, हमसे पूछ रहा है मोमेंटम क्या होगा। ऑप्शन क्या दिया है, mv का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी हमें क्या गिवन है, m v स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी हमें क्या दिया है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। और ऑप्शन डी हमें क्या दिया है, एम वी। ठीक, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और आप हमें बताइए उसका मोमेंटम क्या होगा। तो मोमेंटम का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, P = mv, यानी मोमेंटम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज m इंटू वी। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी टेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट across a floor at constant velocity. What is the frictional force exerted on the cabinet? बोल रहा है कि एक वुडन कैबिनेट है, हम उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं 200 न्यूटन का। कितने का फोर्स लगा रहे हैं, 200 न्यूटन का। और हम चाहते हैं कि वो क्या करे, जो वुडन कैबिनेट है वो मूव करे। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आप हमें ये बताइए, व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन अ कैबिनेट, कि उस कैबिनेट पे कितना फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई। जाहिर सी बात है, हम जितना फोर्स लगा रहे हैं उतना ही अपोजिंग फोर्स हमारा फ्रिक्शन लगाएगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज 200 न्यूटन, क्योंकि फ्रिक्शन क्या करता है, अपोजिट फोर्स लगाता है। तो हम जितना 200 न्यूटन का फोर्स उस वुडन कैबिनेट पे लगाएंगे उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स ग्राउंड हमारा कैबिनेट पे लगाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, अगर आप देखेंगे पुरानी एनसीईआरटी तो उसमें क्वेश्चन नंबर 11 कुछ और दिया, और जो नई एनसीईआरटी है उसमें क्वेश्चन नंबर 11 जो पहले वाले में था वो डिलीट कर दिया गया। क्यों, क्योंकि जो हमारा चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इससे इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये हमारे सिलेबस से रिमूव हो गया। तो जो पुरानी एनसीईआरटी है जिनके पास, वो क्या करें, क्वेश्चन नंबर 11 को अपने एनसीईआरटी से कट कर दे। क्यों, कि ये जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टॉपिक है ये उसी का न्यूमेरिकल है। तो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 17, ये 3 क्वेश्चन हमारे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टॉपिक्स हैं। तो हम लोग जो जिनके पास भी पुरानी एनसीईआरटी है वो क्वेश्चन नंबर 11
क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 17 को कट कर दें, ठीक है, क्योंकि ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टॉपिक का क्वेश्चन है और ये टॉपिक हमारे चैप्टर से रिमूव हो गया है। तो चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या पूछ रहा है? अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है उसके अकॉर्डिंग, व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट पुश अस बैक एंड इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। जो हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ है वो हमें क्या बताता है कि अगर हम किसी चीज़ के ऊपर या फिर कोई भी एक्शन हम कर रहे हैं उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता ही होता है। मतलब कि थर्ड लॉ हमसे क्या कहता है, अगर ये बॉक्स है, हम इसके ऊपर 15 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो ये बॉक्स भी मेरे ऊपर क्या करेगा, 15 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। हम फोर्स इधर लगा रहे हैं तो ये इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएगा। तो बॉक्स किधर की तरफ फोर्स लगाएगा, 15 न्यूटन इस साइड, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है, इफ द ऑब्जेक्ट इज मैसिव ट्रक पार्क अलोंग द रोड साइड। एक बहुत बड़ा सा ट्रक है और वो पार्क है रोड साइड पे। क्या बोल रहे हैं, इट विल प्रोबेबली नॉट मूव, और वो हम मूव नहीं कर सकते हैं। अ स्टूडेंट जस्टिफाई दिस बाय आंसरिंग दैट द टू अपोजिट एंड इक्वल फोर्स कैंसल ईच अदर। कॉमेंट ऑन द लॉजिक एंड एक्सप्लेन वाई द ट्रक डज नॉट मूव। क्या बोल रहा है, एक स्टूडेंट है, हाँ, वो क्या किया, कोशिश कर रहा है कि इस ट्रक को रिमूव कर दें, ठीक, बट वो ट्रक वहां से रिमूव नहीं हो रहा है। तो वो उसके लिए क्या जस्टिफिकेशन दे रहा है कि हम जिस ट्रक के ऊपर जितने न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं ये ट्रक उतना ही न्यूटन का इक्वल और अपोजिट फोर्स मेरे ऊपर लगा रहा है। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आप क्या इस स्टूडेंट के इस लॉजिक से जस्टिफाई हैं, मतलब ये क्या स्टूडेंट ये जो लॉजिक दे रहा है वो सही है, अगर सही है तो फिर आप उसका जस्टिफिकेशन दीजिए। तो देखिए ये क्या है, हमारा ट्रक, क्या है हमारा ट्रक। एक स्टूडेंट है जो क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है इसके ऊपर फोर्स लगा के कि इसको रिमूव किया जा सके, बट ये जो ट्रक है ये ट्रक भी क्या है, ग्राउंड के कांटेक्ट में है। अगर ये स्टूडेंट इस ट्रक को इधर की तरफ क्या करेगा, पुश करेगा या धक्का देगा, तो ये ट्रक का ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, वो क्या करेगा, ट्रक भी इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएगा जिसको हम क्या कहेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स। स्टूडेंट क्या है, ट्रक के ऊपर इधर के साइड फोर्स लगा रहे हैं, बट ये जो हमारा ग्राउंड के साथ जब ये जो ट्रक कांटेक्ट में है उसके वजह से फ्रिक्शनल फोर्स हमारे फ्रेम में आया, ठीक, फ्रिक्शनल फोर्स भी हमारा फंक्शन कर रहा है। तो जितना फोर्स ये स्टूडेंट लगाएगा उतना ही इक्वल और अपोजिट फोर्स कौन लगाएगा, हमारा फ्रिक्शन, ठीक। तो इस फ्रिक्शन के वजह से क्या हो रहा है कि दोनों फोर्स एक दूसरे के बराबर हो जा रहे हैं। तो जब फोर्स बराबर हो गए तो ये स्टूडेंट इस ट्रक को मूव नहीं कर पा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, वो जो स्टूडेंट लॉजिक दे रहा है वो बिल्कुल सही है, ठीक। F इक्वल टू F फ्रिक्शन, ठीक, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या बोल रहा है, अ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड is struck by a hockey stick and so as return it along its original path with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड। क्या बोल रहा है कि एक हॉकी बॉल है जिसका मास कितना है,
200, जिसका मास कितना है 200 ग्राम, और ये बॉल कौन सा स्पीड से मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक, क्या है, एक हॉकी बॉल है जिसका मास कितना है 200 ग्राम, और ये मूव कौन सा वेलोसिटी से कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। फिर जैसे ही ये क्या हुआ, हॉकी स्टिक से टकराया, टकराने के बाद वो क्या कर रहा है, वापस उसी डायरेक्शन में जा रहा है विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। आगे हमसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक, इन द मोशन ऑफ हॉकी बॉल बाय फोर्स अप्लाइड टू द हॉकी स्टिक। आप हमें बताइए कि इसमें कितना फोर्स और कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है। अब देखिए, मोमेंटम हम लोग क्या पढ़े हैं, मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अब मोमेंटम चेंज कितना हुआ, ठीक, चेंज जब हम पता करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू हम क्या करते हैं, फाइनल वेलोसिटी, सॉरी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम का तो यही फॉर्मूला है। क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, फिर से एक्सप्लेन करते हैं। एक हॉकी बॉल है जो 200 ग्राम का है, जिसको हम थ्रो किए कौन से वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकेंड से। फिर वो हॉकी स्टिक से स्ट्राइक होने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। अब आप हमें ये बताइए कि इन दोनों केस में मोमेंटम कितना चेंज हुआ उस हॉकी बॉल का। ठीक, तो चेंज इन मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है, मास इनटू वेलोसिटी। और हमें क्या बताना है, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक, अब देखिए बॉल तो सेम है, ठीक, हॉकी स्टिक से स्ट्राइक होने के पहले भी और हॉकी स्टिक से स्ट्राइक होने के बाद भी जो बॉल है उसका मास तो सेम ही रहेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमें किस में दिया हुआ है, ग्राम में, इसको हम क्या करेंगे, किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0.2 किलोग्राम। ठीक, अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू वी। क्यों, क्योंकि फाइनल मोमेंटम है, और यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम m इंटू यू। क्यों, क्योंकि इनिशियल की बात हो रही है। ठीक, अगर हम यहाँ से देखें तो m कॉमन ले लें, क्या आ जाएगा, v माइनस यू। ठीक, सारे वैल्यू हमें पता है, सब पुट कर देंगे, आंसर हमें मिल जाएगा। मोमेंटम मास कितना, 0.2। फाइनल वेलोसिटी कितना, अगर आपको याद हो तो मोशन चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि क्या होता है, हमारा जो वेलोसिटी होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक, तो उसके ऊपर डायरेक्शन का इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक, अगर हम क्या किए, बॉल पहले इधर जा रही थी, ठीक, बॉल को जब हम थ्रो किए तो ये क्या जा रही थी, 10 मीटर पर सेकेंड से इधर की तरफ जा रही थी। बट क्या हुआ, हॉकी स्टिक से स्ट्राइक होने के बाद ये बॉल इधर की तरफ जा रही थी 5 मीटर पर सेकेंड से। क्या हम इसको, अगर इस डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव लिए हैं तो इस डायरेक्शन को हमें क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे जो v है हमारा, ये कितना हो जाएगा, -5 मीटर पर सेकेंड। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, v की वैल्यू कितनी है, -5 माइनस, और u की वैल्यू कितनी है, 10। u की वैल्यू कितनी है, 10। आगे सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, 0.2 इंटू
माइनस 15। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, -3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, -3। हमारा यूनिट क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड। तो हमारा मोमेंटम कितना चेंज हुआ, -3 kg मीटर पर सेकेंड से हमारा मोमेंटम चेंज हो गया। क्वेश्चन समझ में आया? बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो आप लोग वीडियो को फिर से रिप्ले करके देखिएगा, ज़रूर से समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, बस दोनों का मोमेंटम निकाल के सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक, कि पहले इसका मोमेंटम कितना था, बाद में इसका मोमेंटम कितना है। ठीक, दोनों में हमसे पूछा चेंज कितना आ रहा है, तो चेंज के लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर हमसे क्या बोल रहा है, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम। एक बुलेट है, उसका मास कितना है, 10 ग्राम। ठीक, फिर क्या बोल रहा है आगे, ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड। क्या कर रहा है, मूव कर रहा है वेलोसिटी से 150 मीटर पर सेकेंड से। ठीक, क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है, स्ट्राइक अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक एंड कम टू द वेस्ट इन 0.03 सेकेंड। टाइम हमें कितना दिया हुआ है, 0.03 सेकेंड। यहाँ तक क्वेश्चन समझते हैं क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि एक बुलेट है जिसका मास कितना है, 10 ग्राम। उसको हम जैसे ही क्या किए, फायर किए, वो मूव किया 150 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक, फिर मूव करने के बाद एक वुडन ब्लॉक था, उससे जाके वो स्ट्राइक किया, और स्ट्राइक करने के बाद वो 0.03 सेकेंड में रुक गया। ठीक, क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं जब बुलेट फायर हो रही है तो वो कहीं ना कहीं जाके लगने के बाद वो कुछ टाइम के बाद रुक जाती है। ठीक, फिर आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ बुलेट इनटू द ब्लॉक। ठीक, हमसे क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस बताइए, डिस्टेंस यानी एस। ठीक, और क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट। पूछ रहा है जो हमारा बुलेट है वो उस वुडन ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ये भी आप हमें निकाल के बताइए। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिकली ये जो है ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी है जब गन फायर हुआ। ठीक, गन जब हमारा फायर हुआ तो कितने स्पीड से मूव कर रहा था, 150 मीटर पर सेकेंड से। ठीक, फायर होने के बाद एक वुडन ब्लॉक से जाके टकराया, और टकराने के बाद जाके रुक गया। तो फाइनल वेलोसिटी कितना दिया है हमें, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो एस निकालने के डिस्टेंस फाइंड करने हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो हमारा मोशन चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, उसके हेल्प से हम यहाँ से क्या निकालेंगे, डिस्टेंस। तो देखिए डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। ठीक, हम लोग इस फॉर्मूला से क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, बट अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन भी नहीं पता है कि कितना एक्सेलरेशन हो रहा है। तो ऐसे पहले हम क्या करेंगे, v का वैल्यू कितना है, 0 का स्क्वायर इक्वल टू u का वैल्यू कितना है, 150 का स्क्वायर माइनस 2।
अब यहाँ पे हमें a का वैल्यू दिया ही नहीं है, हमें पहले क्या करना होगा, a का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए a का वैल्यू हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइंड आउट करते हैं, दैट इज v इक्वल टू u प्लस ए टी। v हमारा कितना है 0, u हमारा कितना है 150, प्लस एक्सेलरेशन हमें नहीं पता है, फाइंड आउट करना है। टाइम हमें गिवन है कितना 0.03 सेकेंड, 0.03 सेकेंड। इसको सॉल्व करते हैं, ये 150 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा -150, इधर कितना हो जाएगा 0.03 a, ठीक। फिर -150 अपॉन 0.03 a, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3 टाइम्स में जाएगा 5, 1 2 3, 1 2 3, यानी एक्सीलरेशन हमारा कितना आ गया यहाँ से -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारा एक्सीलरेशन कितना आ गया 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सीलरेशन का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर दें, बिल्कुल -5000 इंटू एस, ठीक। अब इसको सॉल्व कर देंगे, हमें हमारा डिस्टेंस मिल जाएगा। 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, इक्वल टू 150 का स्क्वायर कितना होता है 22500। फिर यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 10,000 साइन माइनस का, और ये रह गया हमारा s। अब क्या करें, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -22500 अपॉन -10000 इक्वल टू s। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, आया कितना 2.25 मीटर। आंसर हमारा कितना आया 2.25 मीटर। तो डिस्टेंस हमारा कितना आ गया, हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना था, डिस्टेंस कितना आ गया 2.25 मीटर, ठीक। अब आगे हम लोग को क्या पूछ रहा है, हम लोग से फोर्स पूछ रहा है, ठीक। डिस्टेंस हम लोग निकाल लिए, अब हमसे क्या पूछ रहा है, कितना फोर्स अप्लाई होगा। तो फोर्स के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, F इक्वल टू m इंटू ए। क्या पढ़े हैं, m इंटू ए, और a अभी हम लोग फाइंड आउट किए थे, कितना आया था -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी जब हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लगा के फाइंड आउट किए थे तो हमारा एक्सीलरेशन कितना आया था -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मास हमें पता है कितना 10 ग्राम। इस 10 ग्राम को हमें क्या करना होगा, पहले किसमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं, आंसर हमारा कितना आ जाएगा 0.01 ग्राम। तो यहाँ पे मास ऑफ बुलेट हम कितना लिखेंगे 10 ग्राम नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे 0.01 ग्राम। कितना लिखेंगे 0.01 ग्राम। एक्सीलरेशन हमारा कितना आया है -5000, कितना आया -5000। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा -50 न्यूटन। मतलब कि ये बुलेट उस वुडन ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा था, दैट इज -50 न्यूटन का बुलेट हमारा फोर्स लगा रहा था किसके ऊपर, हमारे ब्लॉक के ऊपर, ठीक। समझ में आया, क्वेश्चन बहुत इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हम करेंगे नहीं, क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे क्या बोल रहा है? एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है? 100 kg। फिर क्या बोल रहा है? इज एक्सीलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड। क्या बोल रहा है? एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है? 100 किलोग्राम। 100 किलोग्राम। वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जो इनिशियल वेलोसिटी है उसकी कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है? 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इन 6 सेकेंड। ये टाइम कितने में दिया हुआ है? स्पीड कितने में हुआ है? 6 सेकेंड में। ठीक, फिर हमसे आगे पूछ रहा है कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम। ठीक, पूछ रहा है कि इनिशियल मोमेंटम कितना है। ठीक, इनिशियल मोमेंटम कितना है? इनिशियल मोमेंटम को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। फाइनल मोमेंटम पूछ रहा है, पी एफ को हम फाइनल मोमेंटम बोलते हैं। और क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? फोर्स, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट। जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रहा है। तो हमें और क्या फाइंड आउट करना है? फोर्स फाइंड आउट करना है। ये 3 चीज फाइंड आउट करना है। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है? m इंटू वी। लेकिन हम इनिशियल की बात करें तो v की जगह हम क्या लेंगे? इनिशियल वेलोसिटी। मास कितना है? 100। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी आ गई? 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। कितना सिंपल था। फिर हमसे क्या पूछ रहा है? फाइनल मोमेंटम बताइए। तो फाइनल मोमेंटम कैसे निकलता है? मोमेंटम का क्या फॉर्मूला? मास इनटू वेलोसिटी। हम फाइनल मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे वेलोसिटी भी कौन सी लेंगे? फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या लेंगे? m इंटू वी। मास कितना है? 100 kg। वेलोसिटी कितनी है? 8। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक, इनिशियल मोमेंटम निकल गया, फाइनल मोमेंटम निकल गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है? फोर्स निकालिए। फोर्स के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े हैं? F इक्वल टू ma। ठीक, फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। मास कितना है? 100। एक्सीलरेशन कितना होगा? अगर आपको याद होगा कि हम लोग मोशन चैप्टर में एक्सीलरेशन कैसे निकालते थे? a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो क्या a की जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो v माइनस यू अपॉन टी। 100, v कितना है हमारा? 8, u हमारा कितना है? 5, और टाइम हमें कितना दिया हुआ है? 6 सेकेंड का। आगे सॉल्व करते हैं। 100 इंटू 8 माइनस 5, 3 अपॉन 6, ये हो जाएगा 2, और ये कैंसिल होके आ गया 50। तो ये कितना फोर्स लगाएगा ऑब्जेक्ट? फोर्स कितना लगाएगा ऑब्जेक्ट? 50 न्यूटन का। कितना सिंपल क्वेश्चन था। शायद ये पूरे एक्सरसाइज का सबसे सिंपल क्वेश्चन यही था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। 17 हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्वेश्चन है और ये टॉपिक हमारे सिलेबस से डिलीटेड है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 18 इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे क्या बोल रहा है? हाउ मच मोमेंटम
will a dumbbell of mass 10 kg transfer to the floor if it fall from height 80 सेंटीमीटर? क्या बोल रहा है कि आप हमें बताइए कि जो एक डम्बल है, ठीक, डम्बल है, उसका वेट, उसका मास कितना है 10 kg। जो आप लोग जिम वगैरह में देखते होंगे डम्बल होते हैं, तो वही बोल रहा है, एक डम्बल है वो कितने केजी का है, 10 kg का है, और वो क्या कर रहा है, कोई इसको 80 सेंटीमीटर के हाइट से छोड़ दिया, ठीक। तो जमीन पे गिरने के बाद उसका मोमेंटम कितना होगा, ठीक। और एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, मास दैट इज 10 kg, एस दिया है हमारा कितना 80 सेंटीमीटर। इसको हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 0.8 मीटर, ठीक। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एक्सीलरेशन दिया हुआ है कितना, एक्सीलरेशन कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, मोमेंटम। क्या फाइंड आउट करना है हमें, मोमेंटम, ठीक है। तो मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है, m इंटू वी। क्या होता है, m इंटू वी। मास तो हमें यहाँ पे गिवन है 10 kg, बट हमें v नहीं पता है कि वेलोसिटी कितना होगा, ठीक। वेलोसिटी हमें नहीं पता है कि कितनी होगी हमारी वेलोसिटी। अगर आप इस पूरे चीज को एक बार फिर से देखें, ठीक, जब हम डंबल को होल्ड किए होंगे उस टाइम पे डंबल की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। अब जैसे ही डंबल मेरे हाथ से छूटा, ठीक, तो जस्ट जमीन से या ग्राउंड से स्ट्राइक होने से जस्ट पहले, ठीक, उस टाइम पे उस डंबल की कोई वेलोसिटी होगी, ठीक। हम डंबल होल्ड किए, इस टाइम पे डंबल की वेलोसिटी कितनी है 0। ये डंबल मेरे हाथ से छूटा, ठीक, छूटने के बाद और जमीन पे टच होने के जस्ट पहले इस डंबल की कोई ना कोई फाइनल वेलोसिटी होगी। उसी फाइनल वेलोसिटी को हम पहले फाइंड आउट करेंगे और उसी वेलोसिटी को हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखिए हमारे पास गॉड गिफ्टेड है इक्वेशन ऑफ मोशन, जो आके हमें बचा लेता है हर क्वेश्चन में। तो यहाँ पे भी फिर आएगा इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इक्वल टू 2 u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। v हमें नहीं पता, u कितना है 0 है, 2 है, एक्सीलरेशन हमें दिया हुआ है 10, एक्सीलरेशन कितना दिया हुआ हमें 10 गिवन है, और s कितना हम लोग फाइंड आउट किए, गिवन है 0.8। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा, 2 इंटू 8 दैट इज 16। ये हमारा v स्क्वायर आया है, क्या आया है v स्क्वायर। तो v कितना होगा हमारा 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। v हमें मिल गया कितना 4 मीटर पर सेकेंड। ये v की वैल्यू उठाएंगे और यहाँ पे एज इट इज पुट कर देंगे। हमारा मोमेंटम आ गया 40 kg मीटर पर सेकेंड। सिंपल था ना, ठीक। क्या करना है हमें, मोमेंटम फाइंड आउट करना है। मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मास हमें गिवन है, वेलोसिटी हमें नहीं पता है, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कौन आएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन आएगा, कहेगा ले लो मेरी हेल्प और अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। तो हम लोग यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके v की वैल्यू निकाले हैं और v की वैल्यू यहाँ पुट कर दी है। पुट करने के बाद हमें हमारा आंसर मिल गया, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो रहा है और हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो रहा है, ठीक।
आज के क्लास को हम लोग यही एंड करते हैं। होप दैट आप लोग को आज का क्लास इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर आप लोग को मेरा वीडियो, मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, मेरे वीडियो को शेयर करिए। और अब तक जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए।